हेलो एवरीवन, आइए अब और चीज़ें जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारतीय संविधान के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 12 के बारे में। आर्टिकल नंबर 12 एक्चुअली डिफाइन करता है टर्म स्टेट को, वो भी इस पार्ट के लिए यानी पार्ट थर्ड के लिए। लेकिन स्टेट टर्म को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है? ये स्लाइड्स आपके रेफरेंस के लिए हैं, आपको जब सही लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेट टर्म को डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पार्ट थर्ड के कई सारे प्रोविजंस में स्टेट टर्म का यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो आर्टिकल नंबर 19 हो, आर्टिकल 20 हो, आर्टिकल 21 हो। जैसे आर्टिकल 21 को देख सकते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी किसी भी पर्सन की डिप्राइव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट। तो ऐसा क्यों है कि हर टर्म जो हर जगह, तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली स्टेट टर्म क्या इंक्लूड करता है। स्टेट टर्म चार चीज़ें इंक्लूड करता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। वो कौन कौन सी हैं? स्टेट, पहला मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इसको सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव है और स्टेट लेजिस्लेचर जो कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, इनको इंक्लूड करता है। फिर तीसरे नंबर पे इंक्लूड करता है ये लोकल अथॉरिटीज़ को, यानी लोकल अथॉरिटीज़ कौन सी? फॉर एग्जांपल पंचायत हुई, म्यूनिसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा, और स्टेटूटरी और नॉन स्टेटूटरी बॉडीज या अथॉरिटीज़, जैसे कि LIC हो गई, सेल हो गया एट्सेट्रा। ठीक, तो इस आर्टिकल के अनुसार स्टेट टर्म ये इंक्लूड करता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी जो कि कंट्रोल में है गवर्नमेंट के या एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट वो काम करता है। स्टेट यानी इसके पहले जो भी स्टेट टर्म की डिफिनेशन दी गई थी चारों, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करता है तो भी वो आर्टिकल 12 की मीनिंग के अंडर आता है। ठीक, लेकिन अब सवाल ये है कि इतना वाइडली क्यों इस टर्म को डिफ़ाइन किया गया है, यानी स्टेट टर्म को इतना वाइडली क्यों डिफ़ाइन किया गया है? उसका बेसिक रीज़न यही है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है फंडामेंटल राइट्स। यानी किसी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडियल यही है कि कोई भी गवर्नमेंट ना तो वो अथॉरिटेरियन हो, ना वो डेस्पोटिक रूल है। ठीक, यानी प्रायोरिटी ये है कि वो हमारे देश के लोगों की जो लिबर्टी है उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक, और ये तभी हो पाएगा जब स्टेट टर्म में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा टर्म स्टेट में जितने ज़्यादा एजेंसीज़ होंगी, वो कोई भी ऐसा काम करती हैं जो लोगों की लिबर्टी और फ्रीडम को अफेक्ट करता है, तो उन्हें चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी जितनी वाइडर डेफिनेशन उतनी ज़्यादा हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यहाँ के लोगों को। ठीक, अब राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया है, यानी वो फंडामेंटल कैसे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल इस सेंस में है क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक,
अब ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, जैसे मॉरल डेवलपमेंट हो गई, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, एक और मटेरियल डेवलपमेंट। ठीक, यानी फंडामेंटल इसलिए क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं यानी हम ऑल राउंड डेवलपमेंट अपने यहाँ के लोगों की गारंटी कर रहे हैं, और ये प्रोटेक्शन कोई और नहीं, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है आपको। ठीक, जो कि फंडामेंटल लॉ है लैंड का। तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि इसे फंडामेंटल लॉ इसलिए फंडामेंटल राइट्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन राइट्स को प्रोटेक्शन डायरेक्टली हमारा फंडामेंटल लॉ दे रहा है। और दूसरा इस लेंस में भी कह सकते हैं कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के आर्टिकल नंबर 13 के बारे में जानते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 13 की डेफिनेशन ये है, और ये आपके रेफरेंस के लिए है, अगर आप देखना चाहते हैं एक बार और देख लीजिए। अब आर्टिकल नंबर 13 क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये कहता है कि जितने भी लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, यानी वो किसी न किसी तरह से वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक, यानी कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है किसी भी फंडामेंटल राइट से, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड किया जाएगा उस टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये कोई लॉ है, इसके 4 प्रोविजंस हैं। ठीक, ये पहला प्रोविज़न, दूसरा प्रोविज़न, तीसरा प्रोविज़न और ये चौथा प्रोविज़न। तो इस प्रोविज़न में कोई चीज़ लिखा है, इसी में कुछ लिखा है, इसमें कुछ और, किसमें कुछ और। ठीक, लेकिन अगर इसमें से ये दोनों जो प्रोविज़न्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं, यानी ये किसी न किसी तरह उन्हें वायलेट करते हैं, तो ये दोनों प्रोविज़न्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित किए जाएंगे। और अगर ये दोनों बचे हुए सही हैं या कंसिस्टेंट हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, तो इनको अपहोल्ड किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिस पे। ठीक, अब ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू को, यानी ये स्कोप देता है कि इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सके, चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, अब ये पावर दिया किसने है? ये पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल नंबर 226 से हाई कोर्ट्स को। ठीक, कि वो किसी भी लॉ को जो इनकंसिस्टेंट है किसी भी फंडामेंटल राइट से टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड घोषित किया जा सके। ठीक, आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा। अब सवाल ये आता है कि लॉ टर्म इंक्लूड क्या करता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये अगर फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं तो हम इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर सकते हैं। यानी लॉ टर्म डिफाइन करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो सकता है, और उसका स्कोप कि ये हैं क्या, यानी ये क्या क्या इंक्लूड करता है। पहला, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो इस डेफिनेशन के अंडर आता है। ठीक, दूसरा, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस एक तरह से टेम्परेरी लॉज होते हैं, वो जो हम ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको डिटेल में। ये कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट करता है और गवर्नर करते हैं।
कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट का? आर्टिकल 123, गवर्नर का आर्टिकल 213। बहुत ईजी है याद करना। ठीक, अब तीसरा और चौथा को देखते हैं। तीसरा कौन सा टर्म आता है? लॉ टर्म में क्या इंक्लूड है तीसरे में? जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, गवर्नमेंट ने कोई रूल लाए हैं, गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, एट्सेट्रा। ये सारा लॉ टर्म के अंदर आएगा। यानी एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्शन ऐसा है जो इनके अंदर फॉल करता है, वो लॉ के डेफिनेशन में आएगा। अब फोर्थ क्या है? अगर कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स भी है, फॉर एग्जांपल कोई कस्टम है, तो वो भी लॉ टर्म के अंदर आएगा अगर वो फोर्स ऑफ लॉ रखता है। ठीक, वो भी इस लॉ टर्म के अंदर आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी वाइडर डेफिनेशन क्यों लॉ टर्म के अंदर? वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आर्टिकल 12 में भी समझाया कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, जो कि लाइफ और लिबर्टी कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम है। ठीक, तो जितना वाइडर ये टर्म होगा उतना वाइडर स्कोप होगा हमारा प्रोटेक्शन का, फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए अगर हम आर्टिकल 12 देखें और आर्टिकल 13 देखें, तो आर्टिकल 12 ने डिफ़ाइन किया कि स्टेट क्या है, और आर्टिकल 13 ने डिफ़ाइन किया कि लॉ क्या है। यानी कौन कौन सी बॉडीज़ या एजेंसीज़ और अपने कौन कौन से रूल्स नोटिफिकेशन लॉज से या ऑर्डर्स से अफेक्ट करते हैं किसी भी जनता को, तो वो डायरेक्ट स्कोप में आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू के, यानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। ठीक, इसलिए अगर वो लॉ नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, तो क्योंकि वो लॉ टर्म के अंदर नहीं आते हैं, यानी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करते हैं, तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड नहीं किया जा सकता। यानी वो डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि वे जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बाहर है। ठीक, लेकिन जब 1973 में इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, केशवानंद भारती केस में, द फेमस केशवानंद भारती केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट फंडामेंटल राइट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ऑटोमेटिकली वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ ही गया, वो कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए इस प्रोविज़न को नल एंड वॉइड एक तरह से घोषित किया गया। ठीक, अब बाकी आपकी कोई क्वेरीज, कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी इम्प्रूव करने की। बाकी आपसे इनपुट्स मिलेंगे तो मैं उसको भी पॉजिटिवली लूँगा, कंसिडरिंग दैट वो पॉजिटिव अगर रिव्यूज़ हैं तो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।